नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज हाय भाई। विशाल भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के घूट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो नवजीवन ग्रुप ऑनलाइन इंडिया का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक दिया है दोस्तों, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कृति में ही जादू है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भगवान की कृपा से अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज हमको मिलता है, मगर अगर मैंने सही दिशा में सही कृति नहीं की, एक्शन ही नहीं ली, तो दोस्तों इस मैसेज का मुझे लाभ नहीं मिलता। ए में आने के पहले भी जिस प्रकार का मेरा शराबी जीवन रहा, 15 साल का, एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक जिंदगी की पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। हर फ्रंट, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, जिंदगी का ऐसा एक भी फ्रंट नहीं बचा था दोस्तों कि जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो सही था। और ऐसी ही पूरी बदहाल हालत में मैं ए में आया था। ऐसे में मेरे सामने में बहुत बड़ा सवाल था, क्या मेरी शराब बंद होगी कि नहीं होगी, मेरी जिंदगी फिर से ठीक होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरे पहले आए हुए जो लोग, उनके अनुभवों से ही दोस्तों मुझे एक आशा मिली, एक शक्ति मिली कि हाँ यार, हमारा अच्छा हुआ है तो तुम्हारा भी हो सकता, बशर्ते कि तुम इस प्रोग्राम पर काम करो। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले भी एक समय तो ऐसा आया कि जब मुझे लगने लग गया था कि नहीं यार, अब दारू बंद कर देनी, और उसके लिए मैं कोशिश भी करता था। लेकिन वो दोस्तों, मेरी कोशिश कोशिश नाकाम रहती थी, क्योंकि जो कृति है, जो एक्शन है, वो सकारात्मक रहती ही नहीं थी, पॉजिटिव रहती। मैं कहीं तो भी कमजोर पड़ रहा था मैं सुबह कसम खाता था, आज के बाद दारू नहीं पिएंगे, और शाम होने तक वो जो कसम है वो दारू के गिलास में घोल कर पी जाता था। तो मेरी दारू बंद कर देने की सिर्फ इच्छा से काम नहीं होने वाला है। मेरी इच्छा के साथ में कहीं तो भी मेरी विलिंगनेस, कहीं तो भी इस प्रोग्राम को जीने की, लेने की जो लालसा है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी, मेरी इच्छुकता बहुत जरूरी है। ए का प्रोग्राम मिलने के बाद में उस समय हालात ऐसे थे कि कोई व्हीकल नहीं था, ना मोबाइल फोन थे। आज से 17 साल पहले हालात बड़े खराब थे, और कोई घर आके लेके लाके लेने लाने जाने वाला। आज हम देखते हैं कि हम में से बहुत लोगों को, लोग घर पर आते हैं, बार बार फोन करते हैं, मीटिंग चलो कहते हैं, और उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कई लोग ये सारी सुविधाएं होने के बाद भी एक ही मीटिंगों में नहीं आते। ऑनलाइन मीटिंग तो अभी कोरोना लॉकडाउन से मिली है दोस्तों, कि जिसकी वजह से हम घर बैठे बैठे ही मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले फिजिकल मीटिंगे ही एकमात्र सहारा था, और बगैर मीटिंग के हमको शराब की दूरी नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर मेरे जैसा शराबी, दारू छोड़ने की इच्छा तो है, लेकिन अगर वो घर से ही नहीं निकलेगा, मीटिंग में ही नहीं आएगा, यहाँ जो भी बताया जाता है उसको सुनेगा ही नहीं, उस पर एक्शन ही नहीं करेगा, तो सिर्फ इच्छा रहने से भी काम होने वाला नहीं है। ऑनलाइन मीटिंगों में भी वही हाल है, अगर हम मोबाइल ही नहीं खोले, मीटिंग में ही नहीं जुड़े, जबकि ये सुविधाएं भी हम आज लोगों को बताते हैं कि भाई, अगर आपको मीटिंग किसी दिन फिजिकल मीटिंग नहीं जम पा रही तो ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए। तो वहां भी कहीं तो भी बहुत सारे लोग आनाकानी करते हुए दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ए के प्रोग्राम में साफ साफ तौर पे बोला गया कि बिल्कुल ये प्रोग्राम हमारी जिंदगी में चमत्कार करता है, हमारी जिंदगी में जादू होता है, लेकिन वो भी बगैर किसी कृति के, बगैर किसी एक्शन के होने वाला नहीं है। मुझे कृति करनी ही पड़ेगी, और वो भी पॉजिटिव कृति, सकारात्मक कृति, तभी जाके दोस्तों इस प्रोग्राम का मैं लाभ ले। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, जब मैं मेरे दोस्त के साथ में मीटिंग मैंने ज्वाइन की, तो हम दोनों दोस्त पैदल पैदल ही मीटिंग के लिए निकलते थे। हमारे घर से भगवान की कृपा से 15-20 मिनट के अंतर पे ही मीटिंगें थी, और हम दोनों दोस्त दोस्तों, ना कोई गाड़ी, ना घोड़ा, ना कोई लाना ले जाने वाला, और ना मोबाइल फोन। उस वक्त तो बैतल बैतल ही मीटिंग करते हुए निकलते थे। धीरे धीरे हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ पड़ोसी एरिया के लोग हमको देखते गए, और वो भी हमारे साथ में आना शुरू कर दिए। एक से भले दो, कई कभी कभी तो हम 6-6, 7-7 लोग एक साथ मीटिंग के लिए निकलते। तो ये कोशिशें हमको कहीं तो भी करनी पड़ी। अगर मैं दूसरों पर निर्भर होता कि कोई मुझे आएगा, लेके जाएगा, मीटिंग करवाएगा, आज भी मैं देखता हूँ, मैंने भी कई लोगों को मैसेज दिया है, फॉलो अप दिया है, तो जब तक कोई उनको लेने के लिए नहीं आता, तब तक वो मीटिंग ही नहीं करते, और जिस दिन कोई लेने नहीं गया तो उस दिन मीटिंग ही नहीं होती उनकी। तो इस तरीके से अगर मेरा एटीट्यूड है, इस तरीके से अगर मैं ए के प्रोग्राम को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका फायदा मुझे नहीं मिलता। कोई भी ए का मेंबर मुझे कुछ दिन फॉलो अप देगा, जिंदगी भर के लिए और हमेशा के लिए वो मुझे, मेरी मदद नहीं करने वाला है। एक दिन तो कहीं तो भी मुझे उठकर खुद खड़े होना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है, मेरे मेरे लिए कोई दूसरा काम न करे। तो कृति मेरी यहाँ से शुरू होती है, हमारी इच्छुकता, विलिंगनेस, जिसका साफ साफ अर्थ है
कि सिर्फ शराब बंद करने की इच्छा होने से चलने वाला नहीं है। मुझे ठोस कृति, ठोस एक्शन करना पड़ेगा। इस मीटिंग में आना पड़ेगा, इस मीटिंग में भी अपने मन को रमाना पड़ेगा। नहीं तो मैं मीटिंग में बैठा हूँ लेकिन मेरा पूरा दिमाग, मेरा पूरा मन मीटिंग के बाहर ही चल रहा है। मैं अपनी ही उधेड़ बुन में लगा हुआ हूँ। कौन शेयरर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। और पूरी मीटिंग के बाद में भी जो भी मुझे एक्शन बताई जाती है करने के लिए, वो पॉजिटिव एक्शन ही अगर मेरी जिंदगी में नहीं है तो मुझे शराब की दूरी हासिल नहीं हुई। इस मीटिंग में आने के बाद में यहाँ जो भी मुझे बताया गया, मुझे उसको अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ा। मेरा दोस्त जब हम मीटिंग से आ जाते थे तो कोई मेरे पीछे लगा नहीं रहता था कि मैं मीटिंग से आने के बाद में मैं दारू के अड्डे पे जा रहा हूँ या और क्या कर रहा हूँ, पी रहा हूँ या नहीं पी रहा हूँ। ये मेरी अपनी ईमानदारी का प्रोग्राम होता है दोस्तों, अपने आप से ईमानदारी का प्रोग्राम। मुझे खुद ही इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो जब एक के सदस्य ने बताया कि एक तो शुरू में निरंतर मीटिंगें करो, ये मीटिंगें ही तुमको बचा, और दूसरी बात यहाँ जो भी बताया जाता है, जो भी टिप्स लोगों मिलते हैं, 24 घंटे 24 घंटे में उनको हमको अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। अपना पेट भरा रखो, खाली पेट मत रहो। खाली पेट रहोगे तो शराब की याद आ सकती। शुरू में हर काम दोस्तों शराब की ही शुरुआत होती थी, और नशा जल्दी होना चाहिए, किक जल्दी लगनी चाहिए करके अपने आप को आदमी खाली पेट रखता था। लेकिन मुझे यह बताया गया कि भाई घर से निकलने के पहले अपने पेट को भरा रखना पड़ेगा। ऐसी जगह मत जाओ कि जहाँ आसानी से शराब उपलब्ध हो सके। शुरू शुरू में शादी ब्याह मैयत और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, पार्टी होती है, उनको शुरू में अवॉइड करना ही पड़ता है। पुराने दोस्त, चौक, अड्डे, चौराहे, क्लब, ये मेरे लिए खतरनाक जगह है। लेकिन मेरे जैसा शराबी शुरू शुरू में और कॉन्फिडेंस में, उसको लगता है अरे अपन मैनेज कर लेंगे, मैं तो सबसे मिलता हूँ बॉस, मैं तो दारू के अड्डों पे भी जाता हूँ, मैं तो बार के अंदर भी जाता हूँ, लेकिन मैं दारू नहीं पीता। मैं बाकी लोगों को दारू पिलाता हूँ लेकिन मैं नहीं पीता, मैं तो उनके साथ में बैठता हूँ। तो ये कोई सकारात्मक एक्शन नहीं है दोस्त, ये मेरा अहंकार है। मैं अल्कोहलिज्म को समझ ही नहीं पाया कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो शराब सामने में आ गई तो मोम के जैसा पिघल जाता हूँ। कई ये में ऐसे अनुभव है कि जो अचानक शराब सामने में आ गई और वो अपने आप पे काबू नहीं पाए। जहां भी शराब का वातावरण है, शराब का दोस्त भाई का ना वातावरण है, तो दो ही चीजें होने वाली है। या तो वो बोलेंगे शराब पीला, नहीं तो बोलेंगे शराब पी। और इसीलिए यहाँ के सदस्य ने मुझे बताया था कि ऐसी जगहों से बचना पड़े। पार्टीज में, ऐसे दोस्तों में जो पीने वाले दोस्त है, काम धंधा है, इनसे मुझे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। अपने गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। मेरे जैसा अल्कोहलिक शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और इनिशियल डेज में, इनिशियल रिकवरी में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ईगो भी रहता है, अहंकार भी रहता है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। अब तो मैं दारू बंद कर दिया तो घर के लोगों पे मैंने उपकार कर दिया हूँ, घर के लोग मेरे हिसाब से चले, मेरी हाजी हाजी करे। अगर उन्होंने जरा भी उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो मेरा दिमाग खराब, फिर मैं उनको धमकी दे रहा हूँ कि मैं दारू पी लूंगा। कुछ शेयरर बहुत अच्छा बताते हैं कि फिर ऐसे लोगों को उनके घर के लोग साफ ही बोल देते हैं, भैया तू दारू पीना है तो पी ले, हमको क्या बता। तो ये चीजें होती है दोस्त। अचानक ही हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे अच्छा भी बोला, तो भी हम लोग गुस्से का बहाना कर देते हैं, दिमाग खराब हो गया, चले दारू। गुस्सा जब आता है तो कोई दूध दही लस्सी नींबू नारियल की याद नहीं आती दोस्तों। हम अल्कोहलिक माइंड है, शराब जुड़ी हुई है, दिमाग खराब हो गया तो फिर शराब की याद आती। तो यहाँ मुझे बताया गया कि शुरुआत में खास तौर पे अपने गुस्से पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भगवान की प्रार्थना करूं बार बार, जिसको भी अपना मैं भगवान मानता हूँ, चर्चा करूं, किसी को फोन करूं, किसी एक सदस्य को। अगर जिस वातावरण में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है तो उस जगह को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं। तो ये सारी सकारात्मक जो कृतियां हैं, ये मुझे पहले शराब से बचने के लिए करनी पड़ती है। मीटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ता है, मीटिंग के सिवा मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये सब तमाम प्रकार की जब हम कृतियां अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तब जाके दोस्तों शराब की दूरी, सोबराइटी, सात्विकता हमको मिलती है। बगैर एक्शन के ये सब होने वाला नहीं है। ये मिराकल, ये जादू तभी होगा जब हम कृति करेंगे। अगर कृति नहीं करेंगे तो कोई जादू भी होने वाला नहीं है। शायद इसलिए कहा गया है एक्शन इज द मैजिक वर्ड। कृति ही एक ऐसा जादुई शब्द है कि जिसको करने से मेरी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये सिर्फ शराब से तक सीमित नहीं है। एक्चुअली जो मेरी बीमारी है, वो मेरी बीमारी ही सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है। शराब मेरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपान नहीं। शराब बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम कहीं तो भी शुरू होता है। अगर मैं फिर दोबारा उस दलदल में, उस गुलामी में नहीं जाना चाहता हूँ, और शराब बंद होने के बाद में एक सही मायने में हैप्पी जॉय फ्री जिंदगी जीना चाहता हूँ, आनंदित जिंदगी जीना चाहता हूँ,
एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे एक्शन करनी पड़ती है, कृति करनी पड़ती है। मैं अगर सिर्फ मीटिंग में आ रहा हूँ तो मैं दारू से दूर रह सकता हूँ, सालों साल दारू से दूर रह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ शराब की दूरी ही दोस्तों मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे जैसा अल्कोहलिक शुरू में यही समझता था कि भाई मैं तो दारू बंद करने के लिए आया था, दारू बंद हो गई, अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया दोस्त कि दारू बंद करना मेरी जिंदगी की एक शुरुआत है, इस बीमारी से मुक्ति की एक सिर्फ महज शुरुआत है, ये मंजिल नहीं है। ये अब मैं उस सफर पे निकला हुआ हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है वो कनिंग वेपलिंग पावरफुल डिजीज बोलते हैं, चतुर चालाक भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी। और सबसे बड़ी बात कि ये पलटवार करती, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, कोई मायना नहीं रखता। अगर मैंने ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, पहले कदम को लेने से 100% सरेंडर करने से मेरी शराब तो बंद हो जाएगी, लेकिन बाकी के आगे के 11 कदमों पे अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं हमेशा शराब के खतरे में रहने वाला हूँ। और यही चीजें मैंने ए में आने के बाद में देखा। दो जिस अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे मैसेज दिया वो 2 महीने के बाद में फिर दारू पीना चालू हो गया। और भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था जो मेरे पहले आए हुए थे, मेरे बाद में आए हुए थे, मेरे साथ में आए हुए थे, अलग अलग कारणों से वो फिर शराब की तरफ जा रहे। कोई गुस्से की वजह से दारू पी रहा, कोई लालच की वजह से दारू पी रहा, सट्टा लटरी जुआ 2 नंबर के काम, कोई मोर सेक्स के चक्कर में अनैतिक संबंधों में फंस के शराब पी रहा है, कोई अहंकार की वजह से शराब पी रहा है। कुछ दिन हो गए, लगने लग गया है कि अब सब समझ में आ गया, मीटिंग में आना बंद, और मीटिंग से ज्यादा दूरी बनी कि कब वो फितूर पैदा हो जाता है कि अब पहले जैसी नहीं लेंगे, लिमिट में पियेंगे, कभी कभार पियेंगे, या कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसी आ जाती है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसे कई लोग हैं कि जो एक प्रोग्राम से दूर हो गए, अचानक उनकी जिंदगी में शराब आई। मैंने करीबी दोस्तों को खोया हूँ शराबीपन की वजह से। मेरा एक दोस्त था, 3 साल उसको मैंने लाना ले जाना किया, आखिरकार नहीं माना। और दोस्तों फिर एक बार वो मेरे शहर के एक तालाब में उसने सुसाइड कर लिया। ये मेरे इनिशियल सोब्राइटी की ही बात है, 3-4 साल की शुरुआत की सोबराइटी। तो ये मैं सारी चीजें देख रहा था कि मैं सिर्फ दारू बंद कर देने से खुश हूँ, ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं एक परमानेंट सोबराइटी चाहता हूँ, मैं फिर दोबारा दारू नहीं पीना चाहता, मैं फिर उस दलदल में उस गुलामी में नहीं जाना चाहता, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मुझे मिला है और इस जिंदगी को मैं बहुत ही अच्छी बनाना चाहता हूँ, बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो अब मुझे आगे का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहां भी मुझे कृति की आवश्यकता है। ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, हर कदम पे मुझे कोई तो कहीं तो भी कृति करनी पड़ती। पहला और दूसरा कदम तो मेरा सिर्फ एक एडमिशन है, मैंने मन से स्वीकार कर लिया, लेकिन तीसरे कदम से कृति की शुरुआत हो। क्या मैंने जिस भी शक्ति को अपना ईश्वर या उच्च शक्ति मान ली है, क्या अब मैं मन और जीवन उसके हवाले करने के लिए तैयार हूँ? बगैर कृति के नहीं होता। यदि मैंने निर्णय ले ही लिया है कि नहीं, अब अपनी जिंदगी मैं खुद नहीं चलाऊंगा, मेरी समझ की जो भी उच्च शक्ति है, जो भी मेरा ईश्वर है, उसके इच्छा के हिसाब से चलूंगा, तो डे टू डे लाइफ में वन डे एट अ टाइम मुझे ये प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। मेरा मन नहीं मानता, मैं तो अपनी मनमानी करने के लिए ही चलता हूँ, रोज ही मेरे साथ में होता है। लेकिन फिर प्रोग्राम का ख्याल आता है, एक्शन करनी पड़ती है। अगर बीवी मन के हिसाब से नहीं कर रही, बच्चे मन के हिसाब से नहीं चल रहे, पड़ोसी मन के हिसाब से काम नहीं कर रहे, काम धंधे जो मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा, अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा, तो मेरा पीसअप माइंड गड़बड़ा जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सड़क पे भी चलते हुए मुझे लगता है कि सड़क मेरी ही जागीर है, तो लोग भी मेरे हिसाब से चले। कोई गाड़ी अगर सामने आ गई तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, साला मेरे को जल्दी जाना है। अब मैं जहाँ रहता हूँ तो वहाँ रेलवे फाटक है, 2 रेलवे फाटक है, सरकार ने ऊपर से ओवर ब्रिज बना के दिया है, और मेरे को मालूम है कि मैं नीचे से जाऊंगा तो रेल आएगी तो पटरी गिरी रहेगी, लेकिन ये मेरा अपना स्वभाव है। मैं जानबूझ के ओवरब्रिज का उपयोग न करते हुए शॉर्टकट मारने के चक्कर में नीचे से जाता हूँ, और जिस वक्त जल्दी रहती है उसी वक्त फाटक गिरा रहता है। कभी कभी 10 मिनट के लिए, कभी कभी 20 मिनट के लिए लटक जाता है आदमी। और फिर वहां मैं अपने आप को गाली देने की बजाय रेलवे को गाली दे रहा हूँ, फाटक वाले को गाली दे रहा हूँ। तो सकारात्मक पॉजिटिव जो कृतियां है वही मेरे हाथों से नहीं होती। अब अगर मैं फंस गया हूँ तो मैं ईश्वर की इच्छा मान लूं कि अभी जब भी समय होगा तभी फाटक खुलेगा। सड़क मेरी जागीर नहीं है, लोग मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो डे टू डे लाइफ में ये जो स्टेप्स है इनको कृति करनी पड़ती है। सिर्फ ये मन से बोल दिए कि है ईश्वर हमें प्रदान कर समाधान, आत्म शांति, उन चीजों को अपनाने की
जिन्हें हम बदल नहीं सकते। इतना बोलने भर देने से काम नहीं होता है, इतना सिर्फ बोल भर देने से आत्मा शांति नहीं आने वाली। मुझे लेट गॉड करना पड़ता है। मैं लोगों को नहीं बदल सकता, मैं परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, मैं चीजों को नहीं बदल सकता। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। और जैसे ही हम कृति करते हैं, जैसे ही ईश्वर की इच्छा को कबूल करते हैं, जैसे ही परिस्थिति को कबूल करते हैं, वैसे ही पीस ऑफ माइंड वापस आता है। तुरंत तीसरे कदम के जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो हमको तुरंत मिलते हैं। जब मैं अपनी मनमानी चलाना या मेरे हिसाब से हो, ये जो मेरी जिद है, वो छोड़ देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा, जो भी हो गया, जो भी होने वाला है, ईश्वर तेरी इच्छा, तुरंत मन शांत हो जाता है, लड़ाई बंद हो जाती है। तो डे टू डे लाइफ में वन डे एट अ टाइम ये प्रोग्राम हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करूंगा और फिर रिजल्ट चाहूंगा कि यार मैं तो दारू से दूर हूँ, लेकिन जिंदगी में राम ही नहीं है, दिमाग पहले ही चिड़चिड़ा है, बेचैन है, अस्थिर है, जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, जॉय ऑफ लिविंग ही नहीं है। तो उसका दोषी दूसरा कोई और नहीं है, उसका दोषी दोस्तों मैं हूँ। मेरी जिंदगी में अगर खुशी नहीं है तो उसका दोषी दूसरा हो ही नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी ये एक प्रोग्राम हमको हंसना सिखाता है, और हम हंस सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। ऐसी परिस्थितियों में भी हम नॉर्मल रह सकते हैं, हम हंसते हुए बात कर सकते हैं, यदि हमने तीसरे कदम को एक्शन में परिवर्तित की, जो ईश्वर की इच्छा है, कबूल है, जैसी परिस्थिति है वैसी कबूल है। तो ये प्रोग्राम ही दोस्तों कृति का है। अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा तो इसके लाभ भी मुझे मिलने वाले नहीं। जब मैं धीरे धीरे ए में आता हूँ, तब पता चलता है कि शराब सिर्फ एक मेरी बीमारी का लक्षण है, एक सिम्टम है। असली जो जड़ है वो है मेरा व्यक्तिमत्व, मेरा इजम, मेरी पर्सनालिटी, जो मुझे कभी भी दोबारा फिर दारू के अड्डे पे लेके जाता। मेरी जिंदगी में मेरी आत्म शांति को खतरा पैदा करने वाले बाहर के कारण कम है और अंदर के ही कारण ज्यादा है। मेरे अंदर ही वो डिफेक्ट, मेरी सोच, मेरी मेंटेलिटी, मेरी मेरी बोली भाषा, मेरा बर्ताव, मेरा रहन सहन, मेरा एटीट्यूड। और जब तक मैं इनको समझूंगा नहीं और इन पर काम नहीं करूंगा, तो मैं एक परमानेंट सोबरिटी को नहीं पा पाऊंगा, मेरे जीवन में आत्म शांति नहीं आएगी। और इसीलिए एक रिगरस ऑनेस्टी का काम चौथे कदम से शुरू होता है। जब हम अपनी छानबीन करते हैं, अपने आत्मजीवन, अपने लूप होल्स जानने की, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, एक्शन लगती है, कृति लगती है। क्योंकि चौथा कदम बोला गया है कि लिखना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमको पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, एक्सेप्शन है। जिन लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो वो लोग अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के वन टू वन ओरली भी ये स्टेप्स ले सकते हैं। उसके लिए भी कृति लगती ही है, कलेजा लगता ही है, जिगर लगता ही है कि मैं स्पॉन्सर के साथ में बैठूंगा, अपनी छानबीन करूंगा, सब कुछ उसको ओपनली बताऊंगा। हिम्मत उसके लिए भी लगती है, कृति उसके लिए भी लगती है। लेकिन चौथे कदम में जो बोला गया है कि हमको अपना कच्चा चिट्ठा कागज पे उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कृति करनी पड़ती। यदि मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी से रिकवर होना चाहता हूँ, शराब से दूर होने के बाद में इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भावनात्मक रूप से एक सिक पर्सनैलिटी हूँ, इमोशनली सिक, मैं भावनात्मक रूप से मजबूत होना चाहता हूँ, स्थिर होना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कृति करनी पड़ती है। अपनी भावनात्मक बीमारी को समझने के लिए ही कि मैं इमोशनली कैसे सीखूं, चौथे कदम से लेके तो 9वें कदम तक का ये प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया। जब मैं इन कदमों पे काम करता हूँ, तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि मैं भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहा हूँ। जब ये में आते हैं, दारू बंद हो जाती है, दारू को ना बोलने की ताकत आ जाती है। लेकिन क्या मेरी भावनाओं पे मेरा संयम है? क्या मेरे विचारों पे मेरा संयम है? क्या मेरी बोली भाषा पे मेरा संयम है? दारू के सामने में संयम आ गया है, दारू को ना बोल सकता हूँ, लेकिन क्या भावनात्मक संयम मेरे अंदर में आया है? क्या आज भी मैं भावनाओं का गुलाम हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ? खुशी का मौका आ गया तो बिल्कुल सब कुछ लुटा देता हूँ, और गम का मौका आया तो पूरी दुनिया को रुलाने लग जाता हूँ, रोते ही रहता हूँ। ये मेरा इमोशनल सिकनेस है। जरा सी भी छोटी मोटी घटना हो गई तो निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, डर से भर जाता हूँ। तो कहीं तो भी अपनी भावनाओं पे संयम नहीं आया। कभी लालच में बह जाना, कभी वासना में बह जाना, कभी जलन की भावना में बह जाना, कभी अहंकार में उड़ना, पिंक क्लाउड में। तो ये मेरा भावनात्मक संतुलन बिगड़ा हुआ है। नकारात्मक विचार मेरे पर हावी हो जाना, पूरा दिन मैं निगेटिविटी में अपना बेकार कर सकता हूँ यदि मैंने अपनी भावनाओं पे काम नहीं किया। तो इमोशनल टर्माइल मेरी जिंदगी में आते रहने वाले, भावनात्मक उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में होते रहने वाला है। दारू बंद कर दिए इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आते रहने वाले हैं।
तो अगर ऐसे कब कभी कोई प्रॉब्लम आ गए तो कैसे रिएक्ट करता हूँ मैं उस वक्त स्थिर रहता हूँ क्या, कि मैं भावनाओं में बह जाता? कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कोई हेल्थ इशू आ सकता है। तो ऐसे समय में मेरा रिएक्शन कैसा रहता है? कई लोग ऐसे ही भावनात्मक उतार चढ़ाव में अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो लोग वो दोस्तों शराब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यदि मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ, इस प्रोग्राम पे एक्शन करता हूँ, इन कदमों पे काम करता हूँ, तो मैं ना सिर्फ शराब से दूर रह सकता हूँ, लेकिन तमाम विपरीत परिस्थिति में भी मैं भावनात्मक और मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर रख सकता हूँ। इन 17 सालों में मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव है। ऐसा नहीं रहा कि 17 साल का सफर बिल्कुल मजे मजे में ही कट गया। ऐसा किसी के साथ में नहीं होता दोस्त। हमारे साथ में समस्याएं जुड़ी हुई है, आते रहने ही वाली है। दारू से दूर हो गए मतलब कोई समस्या नहीं आएंगी, ऐसा नहीं। शुरू के दिनों में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने थे मेरे को, मेरा गुडविल पूरा खराब हो गया था, काम धंधा पूरा खराब था, इतना फ्रस्ट्रेशन था कि क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा हो जाता। लोगों की नजर में पहले ही अपन मैले हो गए, काम धंधे की कमी थी, आर्थिक स्थिति ए में आने के बाद में भी कई साल तक मेरी खराब, शादी नहीं हो पा रही, 2-4 महीने ही हो गए थे, कहीं एक जगह एंगेजमेंट जुड़ गई मेरी। सबको मैं उसकी खबर दे के रात को जब घर पहुंचा तो घर के लोगों ने बताया, अरे वो एंगेजमेंट तो कैंसिल कर दी। और मैं खड़े खड़े कांपने लग गया दोस्त। 100%, अगर मैं ए में नहीं होता तो मैं दारू ही पी लिया रहे। लेकिन मैं निरंतर ए के टच में होने की वजह से ईश्वर की कृपा मेरे पे हुई कि दारू पीने का विचार नहीं आया। मगर उस दिन गम मनाने की बजाय मैं शाम को मीटिंग में गया। ये पॉजिटिव एक्शन रहा मेरा। एक ओल्ड टाइमर से मैंने शेयर किया। हम कई बार अपनी तकलीफें अपने अंदर ही रख देते, हम शेयर नहीं करते, और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, तो वो अपना मन हल्का करना जरूरी है दोस्त। किसी ओल्ड टाइमर से या अपने स्पॉन्सर से हमको ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। ये पॉजिटिव एक्शन है, कृति है ये। कई बार हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं, मुझे परिणाम मिले। एक ओल्ड टाइमर से शेयर किया, उसने बोले सोबराइटी कम फर्स्ट, शराब की दूरी हर हाल में पहले नंबर, सोबर रहो, बाकी चीजें धीरे धीरे सब ठीक होने वाली है। शादी नहीं हुई, हो जाएंगी, बीवी बच्चे नहीं है, आ जाएंगे, ना काम धंधा गया है, मिल जाए, सारी समस्या, कर्जे है, हो जाएंगी चुकता। पर सबसे पहले अपनी सोबराइटी पे फोकस करो। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि मैं सोबर था, सोबर रहा, इसीलिए मेरी शादी हो पाई, आज 2 बच्चे हैं, देर से ही सही मेरा काम धंधा ठीक हो गया, कर्जे चुकता हो गए, लोगों से संबंध खराब थे, संबंध ठीक हो गए। मैं अगर गड़बड़ करता तो शायद दोस्तों ये जीवन जो आज मैं जी रहा हूँ मुझे मुझे नहीं मिल पाता। तो पॉजिटिव कृति रही कि मैं मीटिंग गया, किसी से शेयर किया, और बाद में उस बात को अपनी जिंदगी में लागू किए। मुझे यह बताया गया कि भाई पैसों के पीछे मत भागो, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है, बीमारी आध्यात्मिक, बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागोगे तो तकलीफ में आ सकते हो। अगर मैंने अपनी आध्यात्मिकता पे काम किया, आध्यात्मिक रिकवरी पे काम किया, तो धीरे धीरे भौतिक रिकवरी भी होने वाली है, आइडेंटिकल होती है। और ये बात सही है। कई लोगों को मैंने ए में आने के बाद में इजी मनी के चक्कर में, भौतिक तरक्की के चक्कर में अपनी सोबराइटी गवाते हुए देखा। कुछ लोग आज दुनिया में नहीं है, मगर मैं उन चीजों में गिरा नहीं, क्योंकि मैं ए के टच में रहा। और कहीं तो भी दोस्तों उसका फायदा मुझे मिला। सोबराइटी तो कायम रही रही, धीरे धीरे मेरा काम धंधा ठीक हुआ। बहुत ज्यादा लालच मैंने नहीं की ए में आने के बाद, तो उसका नतीजा आज मिला कि मेरी सोबराइटी भी कायम रही, आज जिंदगी भी है। तो ये कृतियां हमको अपनी डे टू डे लाइफ में ए में आने के बाद में करनी पड़ती। भावनात्मक रूप से अगर मुझे मजबूत होना है, इन कदमों पे काम होना करना पड़ता है। चौथे कदम में जब मैंने अपनी मोरल इन्वेंट्री ली, नैतिक जीवन की छानबीन की, तो मेरा अपना असली स्वरूप मेरे सामने में आ। कैसे चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, मेरी कमजोरियां क्या है, वो कौन सी चीज है कि जो मुझे फिर दोबारा दारू के अड्डे पे लेके जा सकती है, या मेरी आत्म शांति को, मेरे पीस ऑफ माइंड को खराब कर सकती है, वो सब सामने में आ गया। 5वें कदम में वहां भी एक्शन की जरूरत होती है दोस्तों, बहुत हिम्मत लगती है। अपने जिंदगी के सारे राज, सारे रहस्य, अपने सारे पाप एक अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर करना, बहुत लोग तो इसी डर के मारे चौथा कदम नहीं लेते, क्योंकि अपनी जिंदगी का ये सब कुछ अन्य व्यक्ति को कैसे बताया जाएगा। लेकिन जो बोला गया दोस्तों कि ए ने 12 प्रोमिसेस किए हैं हमारे साथ में, 12 वादे किए हैं। बिग बुक में इनटू एक्शन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें हम 9वें कदम के बाद में इन 12 वादों को पढ़ सकते हैं, 12 प्रॉमिस। लेकिन ये जो 12 वादे हैं, वहां लिखा गया है कि ये कोई एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, दिखावटी नहीं, ये 12 वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। कभी जल्दी होते हैं, कभी देर से होते हैं, बशर्ते कि हम इस प्रोग्राम पे काम करते। अगर मैं 12 कदमों पे काम ही नहीं करूंगा, इस प्रोग्राम को ही प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो ये जो 12 वादे मुझसे करते हैं वो मेरी जिंदगी में मैं कैसे कल्पना करूं कि मेरी जिंदगी में वो
उतर जाएंगे। वहां लिखी एक एक बात सही है। आज मैं भी इन चीजों को अनुभव करता हूँ। जैसे भी हो, जितना भी हो, मैंने ए का प्रोग्राम प्रैक्टिस किया। उन 12 वाद्यों को मैं अपनी जिंदगी में कहीं तो भी साकार होते हुए देखता हूँ। कभी जल्दी हुए, कभी देर से हुए, लेकिन वो मुफ्त में नहीं मिले, तो उसके लिए कृति करनी पड़ी। आज मैं भावनात्मक रूप से थोड़ा बहुत मजबूत हूँ। आज परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत आ जाए, तो मैं कम से कम आज के दिन तक तो मैं हिलता नहीं हूँ। कल क्या होगा वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे शक्ति देता है। मेरे 17 साल के जीवन के अनुभव में ऐसे कई इंसिडेंट आए, लेकिन मैं उसमें डगमगाया नहीं, मैं हिला नहीं। ईश्वर की कृपा भी रही और मेरी पॉजिटिव एक्शन भी रही। ये प्रोग्राम की बदौलत है कि मैं अंदर से आज मजबूत हूँ। अपनी भावनात्मक बीमारी को मैंने पहचाना, इन पर काम किया, करके आज इमोशनली स्ट्रांग। लेकिन ये सारा प्रोग्राम, ये सारी जो ताकत है, ये ईश्वर देता है, ये प्रोग्राम देता है। यदि मैं उस पर काम करता हूँ, मैं अपनी ही मनमानी करूंगा, अपने ही मन के हिसाब से चलूंगा, तो ये रिजल्ट मेरी जिंदगी में नहीं आता। अपनी कमजोरी पे मुझे रोज के रोज काम करना पड़ता है। चौथा पांचवा कदम लिखने के बाद, लेने के बाद मेरी बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है कि इसको स्पिरिचुअल मैलेडी जो बोला है, आध्यात्मिक बीमारी बोला है, तो कैसे आध्यात्मिक बीमारी है पता चल जाता है। कैसे मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, मेरी लालच, मेरी काम वासना, मेरी जलन की भावना, मेरा आलसीपन, मेरा पेटूपन, ये मेरे लिए घातक है। ये मेरी असली बीमारी है, मेरा इजम है, ये समझ में आ जाता है। लेकिन जब मैंने अपनी बीमारी को जान लिया, तो जब तक मैं उस पर इलाज नहीं करूंगा, उस पर कृति नहीं करूंगा, तो मैं उससे बच नहीं सकता। छठवें सातवें कदम में उसके लिए भी कृति लगती है। अहंकार है, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, ठीक है। काम वासना बहुत ज्यादा हावी होती है, ठीक है। जलनखोरी की आदत है, ठीक है। अहंकार बढ़ जाता है, लालच की भावना बढ़ जाती है, सब ठीक है। आलसीपन मेरी हैबिट है, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए कौन काम करेगा? मेरे लिए मेरा स्पॉन्सर थोड़ी काम करने वाला है, और भगवान सब कुछ मुफ्त में नहीं देने वाला। ईश्वर भी उसी की मदद करता है कि जो खुद अपनी मदद करे। एक्शन करेंगे तो भगवान भी मदद करें। तो जब मैं जानता हूँ कि ये मेरे डिफेक्ट है, मेरा अहंकार बढ़ जाता है, मेरे अंदर इजी मनी या और किसी प्रकार की लालच हावी हो जाती, मैं वासना से पीड़ित हूँ, मैं खुन्नस से भरा हुआ हूँ, मैं और भी जो डिफेक्ट है उससे भरा हुआ हूँ, तो क्या मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उस पर कृति कर रहा हूँ, कि मैं यही रोते रहूंगा? अरे यार, पता ही नहीं चलता यार, कब सेक्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कब गुस्सा आ जाता है, कब घमंड बढ़ जाता है। तो सिर्फ ये बोलने से नहीं होने वाला, और ना ही प्रार्थना करने से ही निकलने वाला। मुझे कहीं तो भी वन डे एट ए टाइम ठोस एक्शन लेनी पड़ती है। 10वां कदम वहां मदद करता है, डेली इन्वेंट्री, रोज की रोज छानबीन, तुरंत स्पॉट इन्वेंट की कोई गलती हो गई क्या मेरे से, और गलती हो गई तो स्वीकार कर लेना, भरपाई करने के लिए तैयार होना। तो ये वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है दोस्तों। एक दिन के आधार पे ही ये सारे 12 कदम को हमको जीना पड़ता है। अब वो कैसे जीना, उसी के लिए स्पॉन्सर की व्यवस्था। बगैर स्पॉन्सर के, बगैर मार्गदर्शक के ये प्रोग्राम हम आसानी से नहीं ले सकते। हम कितना भी लिटरेचर पढ़ लेंगे, हम कितना भी दावा करेंगे कि प्रोग्राम हमको समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करने के वक्त हमको तकलीफ जाती। तो जब हम एक मार्गदर्शक चुनते हैं कि जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर चुका है, अनुभवी है, ऐसे आदमी की जब हम मदद लेते हैं प्रोग्राम को समझने और प्रैक्टिस करने में, तो हमको ज्यादा आसानी जाती। वो हर बार हम हमारी मदद करता है कि एक दिन के आधार पे ये प्रोग्राम कैसे लिया जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई तो उसमें कौन सा कदम हमको अप्लाई करना है, ये हमको समझ में नहीं आता। एक मार्गदर्शक, इसीलिए उसकी आवश्यकता होती है स्पॉन्सर की। हम डे टू डे लाइफ में जब भी कोई ऐसी संकट आए, कोई परेशानी आए, तो हम उससे अनुभव लेके हम उन कदमों को वहां अप्लाई कर पाते। अपने चरित्र के दोषों पे भी काम करने के लिए ये प्रोग्राम डे टू डे लाइफ में हमको रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये बोल देने से नहीं होगा यार, मेरे मुंह से गाली ही निकल जाए। कई एक ही मेंबर जो क्रिमिनल लाइन में थे, आज मैं भी उनके अनुभव सुनता हूँ। वो बोलते हैं कि भाई, जब हम ए में आए थे तो हर बात पे गाली निकल, कई लोग है शेयर कर, हर बात पे गाली निकलती थी। लेकिन फिर खुद हमको ही लगा कि यार ये ठीक नहीं है, तो फिर हमने अपनी वो गाली देने वाली आदत पे हमने काम, धीरे धीरे उन गालियों में कमी आई। दिन भरे में अगर 100 गाली देता था आदमी, तो 50 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 10 पे आया, फिर एक समय ऐसा आया कि अब गाली निकलती ही नहीं। तो दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है कि अचानक हो जाएगा गायब। इसके लिए हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, कृति करनी पड़ती है, तब जाके हमारी जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव आता है। और तब लोग बोलते हैं कि यार, ये आदमी पहले क्या था और आज क्या है। इसकी भाषा बदल गई है, इसका स्वभाव बदल गया है, इसका एटीट्यूड बदल गया। जब कभी भी हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है, और हम नॉर्मल रहते हैं, तो लोग भी तारीफ करते हैं कि यार, इतना बड़ा कांड इसकी जिंदगी में हो गया, इतना हादसा हो गया, इतनी तकलीफ में ये था, लेकिन दोस्तों देखो, ये दारू भी नहीं पिया, उसने बाकी को भी संभाला। ये एक
कहीं तो भी लोगों द्वारा हमको प्रमाण इसके लिए हम काम नहीं करते, लेकिन लोग अप्रिशिएट जरूर करते हैं दोस्तों जब हम ये बदलाव हमारी जिंदगी में देखते हैं। लेकिन ये बदलाव मुफ्त में नहीं मिलता, हमको इस पे काम करना पड़ता है दोस्तों। और ये हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि पीने के दिनों में हम जिस तरीके से हर बात पे रिएक्ट करते थे, वैसा रिएक्शन अगर हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर नहीं आता। गाली के बदली गाली वो अब नहीं निकलती। वो पहला का स्वभाव था कि किसी ने गाली दिया तो अपन भी गाली मार, चाहे तो हाथ घुस के भी चला देते थे, हर बात के लिए दारू की तरफ चले जाता था आदमी। लेकिन अभी ये बदलाव ये है कि ये ने हमारी जिंदगी में लाया है कि हर बात के लिए हम दारू के पास नहीं जाते, अचानक हमारे हर बात के लिए गाली गलौज नहीं निकलती। तो ये सारी चीजें हासिल करने के लिए, ये भावनात्मक संतुलन हासिल करने के लिए ठोस कृति की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस वादा करती है, 12 वादे उसने हमको दिए हैं। कई वादे आज मैं देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में वो उतरते हुए मैं अनुभव करता हूँ। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का जो फियर है वो निकल जाएगा, लोगों का डर निकल जाएगा। आज मैं महसूस करता हूँ कि आर्थिक असुरक्षा की जो भावना है वो आज मुझे बहुत ज्यादा नहीं सताती, क्योंकि आज प्रोग्राम मेरे पास में है। जो होगा वो देखा जाए। 17 सालों में अनगिनत प्रॉब्लम आए आए और चले गए। 17 साल पहले की एक भी समस्या आज नहीं है, तो फिर अगर आज कोई समस्या है तो वो भी कल नहीं रहने वाली। लोगों का डर नहीं बचा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलते होंगे। कई बार हमारी पूरी जिंदगी लोगों के हिसाब से ही चलने में निकल जाती, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो इस प्रोग्राम की बदौलत दोस्तों ये जो सारे फियर है ये निकल पाए, क्योंकि कृति करनी पड़ी। जब हम तीसरा कदम मजबूती से ले लेते हैं कि जो होगा वो ईश्वर की इच्छा, जैसी परिस्थिति है कबूल है, तो सारे डर का खात्मा हो जाता है दोस्तों। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्सर की मदद से मेरे जैसा आदमी जब इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता है दोस्तों, तो जरूर हमारे जिंदगी में बदलाव आता है। बाहर की दुनिया के लोगों को ये चमत्कार से कम नहीं दिखता। हम खुद भी अपने आप को मानते हैं कि हम एक चमत्कार है। हम खुद भी इन चीजों को अनुभव करते हैं कि यार मैं ऐसा नहीं था पहले, मेरे रिएक्शन ऐसे नहीं थे जिंदगी के प्रति, लोगों के प्रति। लेकिन इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के बाद में इस प्रोग्राम ने मुझे बदल के रखा, और इसका सारा श्रेय दोस्तों कहीं तो भी इस ए के 12 कदमों पे ईश्वर को जाता है। और साथ साथ हमारी जो एक्शन है, कृति है, वो भी पॉजिटिव एक्शन, सकारात्मक कृति, ये जब हम करते हैं तो दोस्तों एक उम्दा, एक उपयोगी, एक बेहतर लाइफ हम जी पाते हैं।